बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का प्रारंभ बैच के अंदर। प्रारंभ बैच के अंदर हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर दिया था, विच इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहते थे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने कवर किए थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक बेसिक से डेफिनेशन। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं वापस एक छोटा सा एपी का। सपोज हमने एक सीरीज ली थी, सबसे कॉमन 2, 4, 6, 8, 10 सीरीज हमारी चलती जा रही थी। ठीक है, छोटा सा रिवीजन करते हैं पुराने लेक्चर्स का। इस सीरीज के अंदर हमने देखा था सर, हमने जनरल टर्म कैसे निकालेंगे एपी का वो देखा था, जिसका फॉर्मूला क्या था, a प्लस एन माइनस 1d। सर a प्लस एन माइनस 1d क्या है, छोटा सा रिवीजन वापस। a मतलब हमारा सीरीज का फर्स्ट टर्म हो जाएगा, b मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, आंसर n मतलब हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब उस सीरीज के अंदर कितनी टर्म्स है। ठीक है, ऊपर वाली सीरीज के रिस्पेक्ट में अगर हम ये तीनों चीजें निकालने चाहे तो कैसे निकाल सकते हैं सर। ए की डेफिनेशन मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म। तो पूरी सीरीज में फर्स्ट टर्म, फर्स्ट मतलब पहला टर्म दिख रहा है हमें 2, तो ए की वैल्यू क्या हो गई सर हमारी 2। नेक्स्ट आगे बढ़े, उसके बाद हमें निकालना है सर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है सर, कॉमन डिफरेंस होता है दो सबसीक्वेंट टर्म्स का डिफरेंस। मतलब इस टर्म का डिफरेंस इसके साथ क्या होगा, या फिर इस टर्म का डिफरेंस इसके साथ क्या होगा। दोनों टर्म बिल्कुल पास पास होनी चाहिए, तब हम क्या निकाल पाएंगे, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो मैंने निकाला किसका, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो 4 माइनस 2 क्या हो गया हमारा आंसर 2, और ये 2 किसके बराबर है, हमारे d के बराबर है। और n हो गया नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, जितने नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का बोलेंगे हम निकाल देंगे। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल के अंदर देखिए, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9। सपोज मुझे बोला होता कि मुझे 10th टर्म निकाल के बताओ इस सीरीज का, तो 10th टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है सर। सर हमने जनरल टर्म पढ़ रखी है, दिस इज द जनरल टर्म। इसकी हेल्प से हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। बिल्कुल, 10th टर्म मतलब सर 10th टर्म का मतलब हो जाएगा कि n की वैल्यू 10 हो जाएगी, हमारे पास a है, हमारे पास d है, हम फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए 10th टर्म पूछा है, डाल देते हैं, a की वैल्यू 2, n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू भी क्या होगी 2। सॉल्व करेंगे, 10 माइनस 1 9, इसकी वैल्यू 9, 9 मल्टीप्लाई टू 18, तो 2 प्लस 18, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20। सर हमारा 10th टर्म क्या होगा 20। ध्यान से देखेंगे आप तो आपको एक कॉमन चीज दिख रही होगी कि यहाँ पे 2 की टेबल ही तो लिखी है। 2 1 2, 2 2 4, 2 6 8, सॉरी 2 1 2, 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। तो ऐसे जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो 10th टर्म मतलब 2 10 20, हमारा आंसर भी चेक हो रहा है। ठीक है, तो एक बेसिक सा छोटा सा रिवीजन था। एक दो एग्जांपल और देखते हैं इस पर, देन उसके बाद हम मूव करेंगे हमारे एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जांपल लिया है हमने, एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जांपल है ये। एक एपी सीरीज गिवन है जिसकी टर्म क्या है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 और आगे चलती जा रही है। हमें इस एग्जांपल के अंदर क्या पूछा है सर, हमें a की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू निकालनी है, दो वैल्यूज निकालनी है। ठीक है सर, एक आधा हमें पता है फर्स्ट टर्म होता है सीरीज का, ये हमें पता है क्या होता है सर, दिस इज आवर फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज। ठीक है, फर्स्ट टर्म होता है सीरीज का, तो सीरीज की फर्स्ट टर्म क्या है सर, हमें फर्स्ट टर्म दिख रही है 3/2, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी सर, a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3/2। डन, नेक्स्ट आगे बढ़े, d निकालना है अब हमें, और d का मतलब क्या होता है, दो सबसीक्वेंट टर्म्स के बीच का डिफरेंस, मतलब दो टर्म्स जो आसपास है उनके बीच का डिफरेंस। या तो मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दूं, इन दोनों के बीच का निकाल दूं, या फिर इन दोनों के बीच का निकाल दूं। सर डिफरेंस निकाले कैसे, ऑब्वियसली बात है, हमेशा राइट साइड वाले से लेफ्ट वाले को माइनस करना है, क्योंकि इसके बाद ये आ रहा है, तो हमें क्या करना है, जो हमारे आगे खड़ा है उससे माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या करना है, हमेशा राइट हैंड साइड वाले से लेफ्ट हैंड साइड वाले को माइनस करना है। ठीक है,
ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड वाला, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला। पहले राइट लिखा, फिर लेफ्ट लिखा। माइनस करेंगे, ऑब्वियसली बात है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 माइनस 3/2 हो जाएगा, तो माइनस 2/2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। सर इसमें डी तो हमारा नेगेटिव आ गया। याद कीजिए पुराना लेक्चर हमने देखा था, डी नेगेटिव भी हो सकता है, डी पॉजिटिव भी हो सकता है, डी 0 भी हो सकता है। तीनों केसेस देखे थे हमने पिछले लेक्चर में, और तीनों पे एक एग्जाम्पल भी सॉल्व किया था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जब भी हमें डी निकालना है हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड, ये मेरा राइट हैंड साइड है, इस राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड वाली को माइनस में लिखेंगे। ठीक है, राइट माइनस लेफ्ट। ठीक है, नाउ अभी तक तो हमें देख लिया कि एपी क्या होती है, एपी की सीरीज कैसे वर्क करती है, फर्स्ट टर्म, डी, जनरल टर्म, एंड नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, किस बेसिस पे हम निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, हाउ टू चेक whether the series is an AP or not. AP means arithmetic progression. हमें ये चेक करना है कि हमारी सीरीज जो गिवन है हमें वो AP में है या नहीं है। इसका तरीका क्या है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक्स, एक छोटा डेरिवेशन करेंगे हम। हमें पता है कि जनरल टर्म क्या होती है? सर जनरल टर्म होती है a + n - 1d। ठीक है, हमें पता है सर फर्स्ट टर्म क्या होगी किसी भी AP की? सर बहुत इजी सवाल है, फर्स्ट टर्म होगा हमारा क्या? सिंपल a। ठीक है, यस सर, यहाँ तो खाने समझ में आ गई। अगर फर्स्ट टर्म a होगा तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? तो सेकंड टर्म होगा हमारा a + n की वैल्यू, सेकंड टर्म में n की वैल्यू क्या होगी सर? 2 होगी, 2 - 1d, मतलब a + d। सिमिलरली थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? सर थर्ड टर्म हो जाएगा हमारा a + 3 - 1d, क्योंकि n - 1 करेंगे, n की वैल्यू 3 है, तो a + 3 - 1d विच इज इक्वल्स टू व्हाट? a + 2d। ऐसे ही जब हम निकालेंगे क्या हमारा फोर्थ टर्म, वो हो जाएगा a + 3d। हमेशा n की वैल्यू उसकी टर्म से एक छोटी होगी, क्योंकि n - 1 कर रहे हैं। बिल्कुल सर। अब ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों का डिफरेंस निकालूं, तो a + d - a, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? d आएगा। यस सर, और d मतलब कॉमन डिफरेंस, जो हमारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। थोड़ा और आगे गए, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, a + 2d - a + d, क्या हो जाएगा सर? a से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2d - d क्या बचेगा आगे? d बचेगा। यस सर। सिमिलरली जब हम इन दोनों का भी डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा आंसर वापस क्या आएगा? d आएगा। इससे क्या पता चला? सर AP के जितने भी सबसीक्वेंट टर्म्स मतलब एक के बाद एक जो आ रहा है, तो AP के किसी भी सबसीक्वेंट टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होगा? d होगा, और वो पूरी सीरीज में सेम चलेगा। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस d है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस d है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस d है, तभी हम कह सकते हैं कि हमारी सारी की सारी टर्म्स के बीच का डिफरेंस d है, तो हमारी वो सीरीज किस में है? हमारी वो सीरीज AP में है। यस, द सीरीज इज एन AP। वो सीरीज क्या है? अब एक AP बन चुका है। क्यों? जब सारे के सारे टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम हो जाएगा तब हमारी सीरीज AP होगी, अदरवाइज हमारी सीरीज AP में नहीं होगी। ठीक है, क्लियर? एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, हमारे पास दो सीरीज देके रखी है, एक है 1, एक सीरीज मान लिया हमने, ये फर्स्ट नंबर वाली सीरीज होगी, ये सेकंड नंबर वाली सीरीज होगी। इसे देख रखा 1, 5, 9, 13 चल रहा है। दूसरी सीरीज है, इसे देख रहे 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, हमें क्या करना है? निकालना है इनके बीच का कॉमन डिफरेंस। इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? सर इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा क्या? 4। बहुत इजी है, 5 - 1 4। सिमिलरली इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा सर? अगेन 4, 9 - 5 4।
इनके बीच का भी क्या हो जाएगा, अगेन 4, 13 माइनस 9 4। ठीक है, अब चलते हैं इनके सबसीक्वेंट टर्म्स का डिफरेंस निकालना है। इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है 2, इन दोनों के बीच का कितना है 4, इन दोनों के बीच का कितना है 8, इन दोनों के बीच का कितना है 16। सर यहाँ पे डिफरेंस तो अलग आ गया, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा था सर 4 4 4, यहाँ पे डी की वैल्यू क्या थी 4, और सारे के सारे टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या था, सेम था। इसलिए हम कह सकते थे यस इट इज एन एपी, ये एक एपी है। बट जब हम इस सीरीज को देखेंगे तो यहाँ पे एक में 2 आ रहा है, दूसरे में 4, तीसरे में 8, चौथे में 16 आ गया। सर कॉमन डिफरेंस तो कहीं से कहीं तक सेम नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे, नो इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, तो हमने सीखा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि एक पर्टिकुलर सीरीज एपी में है या नहीं है। बहुत इजी है, हमें उन सारे के सारे टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस चेक करना है। ठीक है, तो हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर हो चुके हैं, अब हम एक्सरसाइज पे वर्क कर सकते हैं। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन एपी और नॉट। हमें क्या देखना है कि इन सारी सिचुएशंस में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है, हमें वो एक एपी बना रहा है या नहीं बना रहा है। ठीक है, हमें ये देखना है। तो एपी बनाने के लिए क्या देखा था हमने, जस्ट इसके थोड़ी देर पहले में देखा था कि सर हमारी एपी कब बनेगी, जब हमारा एक फर्स्ट टर्म निकलेगा, क्लियर, और उसके बाद सारे टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कैसे, हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। The taxi after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer। जैसे ही फर्स्ट दिख जाए, इसका मतलब क्या है, किसकी बात चल रही है सर, इसका मतलब हमारे फर्स्ट टर्म की बात चल रही है, जिसे हम ए कहते हैं। तो पहले फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज कितना है ₹15 एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब स्टार्टिंग के 1 किलोमीटर का चार्ज कितना लगेगा सर, उसको ₹18 लगेंगे, तो ₹15 लगेंगे। फिर 1 किलोमीटर जैसे ही वो 2 किलोमीटर जाएगा, कितना हो जाएगा, उसमें प्लस ₹8 हो जाएगा। फिर 2 से जब 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और आगे गया तो क्या हो जाएगा, और ₹8 प्लस हो जाएगा। इसे जितने किलोमीटर्स आते जाते जाएंगे उतने ₹8 प्लस होते जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग 15 से हुई, भले ही हमें स्टार्टिंग किससे हुई, 15 से हुई, क्लियर, स्टार्टिंग सीरीज की 15 से हुई। बट जैसे ही और डिस्टेंस कवर होता गया 8 8 8 8 बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ध्यान से देखेंगे तो ₹8 और वापस ₹8, ये एक सीरीज चलती जाएगी। बिल्कुल सर, 15 में 8 प्लस करेंगे 23, 23 में 8 प्लस किया 31, 31 में 8 प्लस किया, हमारा क्या आ जाएगा आंसर 39। इसी तरीके से हमारी ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। और ध्यान से देखेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म तो ठीक है, बट हमारे सीरीज के बीच में हर एक टर्म की डिफरेंस कितनी है, 8 8 8 8। इसका मतलब ये किसमें आ गया, ये हमारा एपी में आ गया है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, केस को अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छी केस स्टडी गिवन है। हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर। सर इसको देखकर तो हमें एलपीजी की याद आ गई, बिल्कुल सही कहा। एलपीजी एक सिलेंडर मान लिया हमने कि हमारे पास एक गिवन सिलेंडर है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। हमें पूछा गया है कि इस सिलेंडर के अंदर कुछ हवा भरी हुई है। तो मैंने मान लिया क्या कि इस सिलेंडर के अंदर कितनी हवा भरी हुई है सर, इस सिलेंडर के अंदर कुछ एक्स अमाउंट ऑफ एयर भरी हुई है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। हर बार वैक्यूम पंप क्या करता है, इससे 1/4 एयर निकाल देता है। 1/4 एयर निकालेगा मतलब x माइनस 1/4 ऑफ x कर देगा। ठीक है, हर बार। पहली बार क्या था, पूरे सिलेंडर के अंदर x भरी हुई थी, उसने क्या किया 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। इस सिलेंडर के अंदर जितनी गैस बची है उसका 1/4 निकालेगा। स्टार्टिंग में कितनी बची थी सर, x बची थी, तो x माइनस 1/4x किया, क्या आंसर आ जाएगा सर हमारा 3/4x आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, सिलेंडर में कितनी गैस बची है, 3/4x बची है। नेक्स्ट टाइम इसका 1/4
बाहर निकाल देगा। तो 3/4x माइनस 1/4 ऑफ 3/4x। यस सर, समझ में आया थोड़ा सा हमें कि पहली बार में x माइनस 1/4x था, दूसरी बार में क्या हो जाएगा सर 3x/4 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई, क्योंकि 1/4 निकाल रहे ना, किसका निकाल रहे हो, इस टर्म का 1/4 निकाल रहे। ठीक है, समझ में आया। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा सर हमारे पास, इसका आंसर आएगा हमारे पास 9/16x। इतनी हवा बची है, नेक्स्ट टाइम इसका भी 1/4 निकल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, पहले x बचा था, सेकेंड टर्म 3/4x आई, थर्ड टर्म 9/16x आई। क्या इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम दिख रहा है? नहीं सर, बिल्कुल भी सेम नहीं दिख रहा है इनके बीच का कॉमन डिफरेंस। आप चाहिए तो इनको सॉल्व करके देखिए, आपको सेम नहीं मिलेगा इनके बीच का कॉमन डिफरेंस। क्यों सर? क्योंकि ऑब्वियसली बात है। चलिए, अगर आपको ये इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, हम कुछ वैल्यूज लेते हैं x की प्लेस पे। हम मान लेते हैं कि x की प्लेस पे कुछ वैल्यू है। ये रहा हमारा वही वापस एलपीजी का सिलेंडर, वापस सिलेंडर अच्छा बनाते हो। हमने मान लिया कि इसके अंदर 400 यूनिट गैस भरी हुई है। हर बार क्या कर रहे हैं सर, हर बार हम इसमें से 1/4 यूनिट गैस बाहर निकाल देते हैं। तो 400 का 1/4 क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ 400 कितना हो जाएगा सर, 100। तो स्टार्टिंग में कितना था, 100, आपने 100 गैस निकाल दी बाहर, 1/4 निकाल रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम गैस को बाहर निकाल रहे हैं। तो कितना गैस निकलेगा सर, 100। तो अब सिलेंडर में 100 निकालने के बाद सिलेंडर में कितना गैस बचा सर, 300 गैस बचा। अगली बार जब निकालेंगे आप, तो किसका 1/4 निकालेंगे सर, हम 3/300 का 1/4 निकालेंगे। जब आप 300 का 1/4 निकालेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्विक क्विक जल्दी, इसका आंसर हो जाएगा 75। ठीक है, मतलब आपने 75 बाहर निकाल दी। तो नेक्स्ट टाइम इससे 75 बाहर निकालेंगे तो गैस के अंदर कितना बचेगा, 225 बचेगा। क्या ध्यान से देखिए, इनके बीच का डिफरेंस 100 था, इनके बीच का डिफरेंस 75 है। क्या ये एपी में है? नहीं सर, एपी क्या कहती है कि हर एक नंबर के, हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 100 था तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी तो 100 होना चाहिए। बट क्या आ रहा है सर, पहले का 100, दूसरे का 75, तीसरा निकालेंगे आप तो तीसरे का 50 आ जाएगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हमारा ये अजम्पशन, हमारा ये सॉल्यूशन ये क्या है, गलत है, ये एपी में नहीं है। क्लियर? क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। ठीक है, हर डिग करना मतलब खोदना, हमें कुआं खोद रहे हैं। ठीक है, तो हर मीटर खोदने का कुछ चार्जेस है। व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर। ध्यान से देखिए, फर्स्ट मीटर, जैसे ही फर्स्ट दिखता है मतलब किसकी बात चल रही है सर, हमारे ए की बात चल रही है। ठीक है, जब उसका कॉस्ट ₹150 पड़ रहा है सिर्फ फर्स्ट मीटर के लिए, और वो राइस हो रहा है ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। अभी तक हम सब्सिक्वेंट टर्म्स की तो बात करते आ रहे थे कि हमें कहा गया है कि 1 मीटर खोदने के लिए 150 लगेगा स्टार्टिंग के। फिर जैसे हमारे एक और मीटर खोद देंगे तो उसमें ₹50 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। फिर एक और मीटर खोद देंगे तो वापस ₹50 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सर ये तो हमारा ऑटो वाला हो गया सीन। जैसे हम ऑटो में बैठे, टैक्सी में बैठे, 1 किलोमीटर का चार्ज लगा, 180 समथिंग कुछ था, और जैसे जैसे हम किलोमीटर कवर करते जा रहे उतना चार्ज लगता जा रहा है। सिमिलरली सेम केस यहाँ पर है, स्टार्टिंग का 1 किलोमीटर स्टार्ट किया खोदना, 1 किलोमीटर खोद दिया तो 150 तो लगना ही है, उसके बाद ₹50 चलता जाएगा। देखिए सिंपल तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कोई भी सर्विस है लाइक डिश टीवी जब भी मैं बेस पे रिचार्ज करता हूँ तो मुझे कुछ चार्जेस लगते हैं, उसके बाद मेरे चैनल के अकॉर्डिंग जुड़ते जाते हैं मेरे चार्जेस। सेम केस यहाँ पर हो रहा है, हमें कुआं खोदना है, कुआं खोदने के लिए इतना चार्ज देना ही पड़ेगा 150 स्टार्टिंग का, कि स्टार्टिंग का आपने 1 मीटर खोद दिया, इतना चार्ज देना ही है। फिर जैसे जैसे हमारे मीटर बढ़ते जाएंगे, जितना गहरा हम खोदते जाएंगे उस अकॉर्डिंग चार्जेस बढ़ते जाएंगे, और हर मीटर का चार्ज क्या हो जाएगा, फिर सेम होगा। ऑब्वियसली बात है, आपने 1 मीटर खोदा ₹50 ले जाओगे, आपने 2 मीटर खोदा ₹100 ले जाओगे, 3 मीटर खोदिए ₹150 ले जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी चीज किस में हो जाएगी, एपी में हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस, द सीरीज इज एन एपी। ठीक है, मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है,
द अमाउंट ऑफ मनी इन एन अकाउंट एवरी ईयर, ठीक है, हमने बैंक में जाके कुछ पैसे जमा करे। नेक्स्ट, when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum, ठीक है, जिन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का जिनको आइडिया है थोड़ा सा भी, उनको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि सर ये तो कभी भी एपी में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि सपोज माने कि मैंने 100 रुपीज जमा करे थे मेरे बैंक के अंदर, ठीक है, कितने परसेंट इंटरेस्ट पे? सर मैंने 100 रुपीज जमा करे थे 10% इंटरेस्ट पे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट ये बोलता है कि आपने पहले 100 रुपीज जमा कर दिए। आपने कितने साल के लिए करे थे? आपने 3 साल के लिए करे थे, बैंक में पैसे जमा करे थे, ठीक है। 100 रुपीज आपने जमा कर दिए किसके अंदर? बैंक के अंदर 10% इंटरेस्ट पे। एक साल बाद बैंक क्या रिटर्न करेगा? आपको 100 रुपीज प्लस इसका 10% ऑफ 100 रुपीज देगा। बिल्कुल सर। तो 10% ऑफ 100 रुपीज कितना होता है सर? 10% ऑफ 100 रुपीज होता है हमारे 10 के बराबर। मतलब एक साल बाद बैंक में कितना पैसा होगा? 110 पैसा हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सेकेंड ईयर पे आ जाते हैं। सेकेंड ईयर पे क्या देगा बैंक? सेकेंड ईयर पे बैंक जितना अमाउंट अभी बैंक के अंदर है उसका 10% देगा, इस 100 का नहीं देगा। किसका देगा? जितना अमाउंट बैंक के अंदर है। क्लियर? उसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर सिर्फ इस 100 का ही इंटरेस्ट चलता रहता तो एपी बन जाती हमारी, क्योंकि वो किसका कॉन्सेप्ट है सर? वो तो सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? आपने जो रेट फिक्स किया है, जो प्रिंसिपल दिया है, उसका ही इंटरेस्ट हर साल जुड़ता रहेगा। बट कंपाउंड में हमारा प्रिंसिपल बार बार चेंज होता है, ठीक है। पहले प्रिंसिपल 100 था, अभी प्रिंसिपल 110 है, तो बैंक क्या देगा? किसका 10% देगा? बैंक 110 रुपीज का 10% देगा, जो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। वो 11 इसमें ऐड हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 121। मतलब हमारे बैंक में कितना पैसा हो जाएगा? 121। यहीं पे आपको डिफरेंस पता चल रहा है। पहले साल 10 रुपीज ऐड हुए, दूसरे साल 11 ऐड हुए, तीसरे साल 12.1 रुपीज ऐड हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये ही बार बार ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब सबके सारे के सारे ईयर्स के बीच का डिफरेंस सेम नहीं होगा। तो जैसे ही हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा दिखता है, वहीं पे ये पता चल जाता है कि ये हमारी एपी नहीं हो सकती है, ठीक है। स्टार्ट करते नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। इस एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है हमें, ठीक है। ए गिवन है, डी गिवन है। ए क्या होता है सर? ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो अब हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है, तो क्या करेंगे सर? डी का प्लस करते चलेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। दो तरीके हैं, आपको तो फॉर्मूला भी पता है, जनरल टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1d। इससे आप भी आप निकाल सकते हो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। एक और चीज आपको पता है कि सर फर्स्ट टर्म तो क्या होगा हमारा? a ही होगा। तो फर्स्ट टर्म सीरीज की हो गई हमारी 10। d की वैल्यू क्या है सर? 10 देके रखी है। नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे सर? नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए फर्स्ट वाले में प्लस 10 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 20। फिर नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए इसमें भी प्लस 10 करेंगे क्योंकि डी की वैल्यू 10, कॉमन डिफरेंस 10, तो आंसर क्या आ जाएगा? 30। फिर नेक्स्ट में प्लस 10 तो आंसर क्या आ जाएगा? 40। तो 10, 20, 30, 40 निकल गई आपकी सारी टर्म्स, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन था क्योंकि फर्स्ट स्टार्टिंग लेवल पे है अभी हम। अभी तक हमने एग्जाम्पल अच्छे खासे सॉल्व कर लिए हैं, टर्म्स देख ली, जनरल टर्म देख ली है, बट स्टिल एक्सरसाइज में गिवन है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? a बराबर -2, b बराबर 0। सर d की वैल्यू 0, a की वैल्यू नेगेटिव। हमने कहा था एपी के अंदर फर्स्ट टर्म हमारा कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। d की वैल्यू 3 हो सकती है, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, 0 होगी, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? -2 लिख दीजिए फर्स्ट टर्म। अब d की वैल्यू 0 है, मतलब इसमें हमेशा क्या प्लस करना है? 0 प्लस करना है। तो नेक्स्ट टर्म भी -2 होगी, फिर आप 0 प्लस करेंगे तो भी नेक्स्ट टर्म -2 होगी, फिर अगेन आप 0 प्लस करेंगे तो नेक्स्ट टर्म क्या जाएगी? -2। तो हर बार हमारी नेक्स्ट टर्म क्या होती जाएगी? -2 होती जाएगी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, क्लियर। नेक्स्ट का गिवन हमारे पास a की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू -3 है। सर d हमारा नेगेटिव हो सकता है, अपना भी कहाँ है, ठीक है। तो लिख लेते फटाफट। a की वैल्यू 4 हो जाएगी हमारी, फर्स्ट टर्म 4 निकल गई। इसमें क्या करेंगे सर? इसमें -3 का एडिशन करेंगे, मतलब सिंपल सी बात है, हमारा d माइनस का है तो हमें क्या करना है? हर बार प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब हर टर्म से क्या हो जाएगा? 3 माइनस होता रहेगा। तो 4 - 3 क्या हो जाएगा हमारा आंसर? सर 4 - 3 हमारा आंसर हो जाएगा 1। 1 - 3 करेंगे तो आंसर हो जाएगा -2।
-2 -3 करना तो आंसर हो जाएगा -5। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि हमारा डिफरेंस क्या है सर, हमारे d की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, -3 है, इसलिए हम हर टर्म में प्लस कर रहे हैं क्या, -3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हर टर्म में -3 होता जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या गिवन है, a -1 b 1/2। फर्स्ट टर्म तो कुछ नहीं कर सकते हम, -1 वैसे कैसे रख दिया। आप एक और अच्छी प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हैं, जब भी आप कोई -t की टर्म लिखे उसके दोनों तरफ ब्रैकेट लगा दीजिए, जिससे क्लियरिटी रहती है कि हर टर्म माइनस का इसलिए ब्रैकेट लगा है। ठीक है, d की वैल्यू है 1/2, तो प्लस कर दीजिएगा 1/2, -1 + 1/2 क्या हो जाएगा सर, माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा माइनस का 1/2। क्लियर, माइनस का 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 0, माइनस प्लस 0, इस 0 में प्लस 1/2 करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, प्लस 1/2। तो स्टार्टिंग की 4 टर्म्स हो गई, कौन कौन सी, -1 -1/2 0 1/2। ध्यान से देखेंगे आप तो सबके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, 1/2 है। फर्स्ट टर्म -1 तो वही का वही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, a की वैल्यू -1.25 गिवन है, लिख दीजिए हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, -1.25। d क्या है सर, d भी है हमारा माइनस का 0.25। मतलब अगर किसी माइनस टर्म में मैं माइनस को ही प्लस करूं तो क्या हो जाएगा, वो टर्म बढ़ती जाएगी, बिल्कुल, बट किस में, नेगेटिव में बढ़ेगी। देखिए अगर मैंने -1 में -2 किया तो मेरा आंसर क्या, -3 आता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलना है। मेरे पास क्या है, फर्स्ट टर्म -1.25, इसमें क्या करूंगा, -0.25 कर दूंगा, प्लस माइनस सिंबल माइनस का हो जाएगा, बट होगा क्या, दोनों प्लस ही होंगे क्योंकि दोनों के सिंबल सेम है। जब भी सिंबल सेम अगर प्लस हो जाता है तो नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी हमारी, -1.5। फिर इसमें -0.25 आप ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी -1.75। फिर इसमें आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2। तो ऐसे ही हमारी टर्म चलती जाएंगी और ये सारी की सारी टर्म किस में होगी, नेगेटिव में। सर नेगेटिव में क्यों हो रही है, क्योंकि हमारा a भी नेगेटिव है, हमारा d भी नेगेटिव है। ठीक है, क्लियर। सो आज ही फिनिश करते हैं इस लेक्चर को यहाँ पर। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, क्योंकि हमने जनरल टर्म पहले ही कवर कर लिया है हमारे कुछ पिछले लेक्चर्स में, जो कि था a + n-1d। ये टर्म आपको हर क्वेश्चन में काम आएगा, बहुत हेल्पफुल होगा ये टर्म अगर आप इस एक छोटी टर्म को याद रख लेंगे, a + n-1d, बिकॉज पूरी AP की सीरीज इसी पे चलती है। उसके बाद हम देखेंगे इन AP की सीरीज के टर्म्स का सम क्या होता है, कैसे होता है, उसके कुछ बेसिक फॉर्मूला कवर करेंगे अगले लेक्चर्स में। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान सेतु।